अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी एंजाइम्स के काम करने का तरीका। तो जैसा कि ये साथ ही एनिमेटेड डायग्राम लगाई हुई है मैंने, तो उसमें अगर आप देखें तो एक एंजाइम की सतह पर एक से ज़्यादा पॉकेट्स या शिगाफ होते हैं जिनको एक्टिव साइट्स कहते हैं। तो इसमें आप ये डायग्राम में देखें, आपको एक एक्टिव साइट नज़र आ रही है। ठीक है, अब ये वो साइट होती है, ये वो जगह होती है जहाँ पर सबस्ट्रेट आके लगता है। ठीक है, इसमें आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा है। अब एंजाइम्स के काम करने के तरीके की वजाहत के लिए दो मॉडल्स तजवीज़ किए गए थे। उनमें से एक जो है वो लॉक एंड की मॉडल है और दूसरा इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। बच्चों, लॉक एंड की मॉडल को अगर हम देखें तो ये मॉडल 1894 में एक जर्मन केमिस्ट एमिल फिशर ने तजवीज़ किया था। तो ये आपने नाम उसका अच्छी तरह याद करना है, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है आपको एग्ज़ाम्स में। इसके मुताबिक एंजाइम्स की एक्टिव साइट एक मुस्तकिल साख्त होती है, यानी एक्टिव साइट जो है वो मुस्तकिल है, वो चेंज नहीं होती, और उसके साथ वही सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा जो कि बिल्कुल उसी साख्त के मुताबिक होगा, और इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो एंजाइम्स रिएक्शन की कैटालाइसिस करता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देता है। इसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट से अलग हो जाता है। बच्चों, ये नीचे देखिए, मैंने आपके लिए ना एनिमेटेड डायग्राम दो लगाई हुई हैं, तो आप दोनों को देखें कि जो सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ अटैच होता है वो उसकी शेप बिल्कुल एंजाइम की एक्टिव साइट के मुताबिक होती है। यानी लॉक एंड की, जैसे एक लॉक के लिए कीज़ जो है मखसूस होती हैं, यानी एक की एक लॉक के लिए मखसूस है, कोई और की उसको नहीं लग सकती। इसी तरह इस मॉडल के अकॉर्डिंग एंजाइम्स में के साथ सबस्ट्रेट भी की का काम करते हैं कि जो मुनासिब सबस्ट्रेट होगा या स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा वही उसके साथ आके अटैच होगा, दूसरा सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच नहीं हो सकता। उसके बाद बच्चों अगला मॉडल आ जाता है एंजाइम एक्शन का इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो ये मॉडल जो है ये 1958 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कोशलैंड ने पेश किया था। तो ये जो मॉडल है ना, इसके अकॉर्डिंग बच्चों ऐसे है कि जो भी एंजाइम है उसकी शक्ल गैर लचकदार नहीं होती। ठीक है, जब भी कोई सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ मिलता है तो उसकी एक्टिव साइट की शक्ल चेंज हो जाती है, और जैसा सबस्ट्रेट होगा उसी के अकॉर्डिंग एंजाइम की शेप हो जाती है, उसकी एक्टिव साइट की शेप बन जाती है। ठीक है, यानी इसमें इंड्यूस्ड फिट मॉडल, यानी ये उसी टाइम इंड्यूस होती है और उसी टाइम आके फिट हो जाता है। ठीक है, ये नीचे एनिमेटेड डायग्राम में भी देखिए कि सबस्ट्रेट की और एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप चेंज है, लेकिन जब उसके साथ आके फिट होता है तो वो बिल्कुल सही हो जाता है, उसके साथ सेट हो जाता है। इसके बाद बच्चों हमने वन बाय वन वो फैक्टर्स देखने हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं या मुतासर करते हैं, यानी एंजाइम के काम पर असर अंदाज होने वाले अवामिल कौन कौन से हैं। तो ये तीन अवामिल हैं, यानी नंबर 1 पे टेम्परेचर आ जाता है, फिर उसके बाद पीएच आ जाती है, उसके बाद फिर सबस्ट्रेट की अमाउंट आ जाती है, उसकी मिकदार आ जाती है। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर देखते हैं। तो हर एंजाइम एक मखसूस टेम्परेचर पर काम करता है। ठीक है, उसकी रफ़्तार, काम करने की रफ़्तार तेज़ या सुस्त एक मखसूस टेम्परेचर पर होती है। तो वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम मुनासिब तरीन काम करता है या तेज़ तरीन काम करता है उसको उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो इंसानी जिस्म का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसमें एंजाइम्स काम करते हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको बच्चों देखें मैंने अंडरलाइन भी किया और साथ इसके एमसीक्यूज़ भी लिख दिया। ठीक है, कि एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज़ भी आ जाते हैं। बच्चों, जब किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो आपको पता है कि जब रिएक्शन होता है तो मॉलिक्यूल्स हरकत करते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देते हैं।
तो स्टार्ट में तो एंजाइम्स की काम की रफ्तार बढ़ जाती है, लेकिन जब टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तो उसके बाद एंजाइम्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं और उनकी शेप डीनेचर हो जाती है या उनकी शेप ख़राब हो जाती है। तो इस तरह ये जो पॉइंट है इसको एंजाइम्स का डीनेचर हो जाना या डीनेचरेशन कहते हैं। इसके नतीजे में एंजाइम्स के काम करने की रफ्तार या तो बहुत कम हो जाती है या फिर वो बिल्कुल ही काम करना छोड़ देते हैं। अब ये नीचे देखिए आपको ग्राफ दिखाया गया है, तो ये स्टार्ट में देखें कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रिएक्शन की रफ्तार जो है वो तेज़ हो रही है, ठीक है। तो एक ख़ास टेम्परेचर है जहाँ पे ये देखें 37 डिग्री इंसान की एंजाइम्स की एग्जांपल ली हुई है, तो ये उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है, ये देखिए इस साइड पे 40-50 के दरमियान में चला जाता है, तो फिर वहाँ पर एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम्स एक ख़ास टेम्परेचर पर काम करते हैं और वही उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, जबकि ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद एंजाइम्स की काम करने की रफ्तार सुस्त हो जाती है या फिर रुक जाती है बिल्कुल। नेक्स्ट फैक्टर बच्चों आ जाता है पीएच। तो पीएच जो है वो पहले क्या होती है, किसी भी फ्लूइड में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो उसकी पीएच कहलाती है। तो जिस तरह एंजाइम्स जो हैं वो मखसूस टेम्परेचर पर काम करते हैं, इसी तरह एंजाइम्स के लिए मखसूस पीएच भी दरकार होती है। तो जिस मखसूस पीएच पे एंजाइम्स काम करते हैं वही उसकी ऑप्टिमम पीएच होगी। पीएच में तब्दीली की वजह से एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स पर मौजूद अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी फंक्शनिंग में फ़र्क पड़ता है, ये असरअंदाज होते हैं। अगर ऑप्टिमम पीएच से ज़्यादा पीएच हो जाएगी तो फिर एंजाइम्स की सरगर्मी सुस्त हो जाएगी या फिर मुकम्मल तौर पर रुक जाएगी। तो मुख्तलिफ एंजाइम्स की पीएच भी मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर अब ये देखिए मैंने यहाँ पे बच्चों फिर अंडरलाइन कर दिया है कि मिसाल के तौर पर स्टमक यानी मैदा में काम करने वाला पेप्सिन एंजाइम तेज़ाबी मीडियम यानी 1.5 से लेकर 2 पीएच तक काम करता है, ठीक है। यानी स्टमक के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो तेज़ाबी मीडियम ऑप्टिमम पीएच जो है वो तेज़ाबी मीडियम में होनी चाहिए, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए जो है वो अल्कलाइन मीडियम में ऑप्टिमम पीएच होगी यानी 7 to 8। तो इन्हीं दोनों एंजाइम्स में आप फ़र्क देख लें कि एक जो एंजाइम है उसको तेज़ाबी मीडियम की ज़रूरत है और जबकि दूसरे एंजाइम को अल्कलाइन मीडियम की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम्स के लिए पीएच भी एक ख़ास हद तक चाहिए होती है, बेशक वो अल्कलाइन हो या बेशक वो एसिडिक हो। टेम्परेचर की तरह बच्चों ये देखिए नीचे पीएच का भी ग्राफ बना हुआ है कि एक साइड पे देखिए ये रिएक्शन की रफ्तार लिखी हुई है, दूसरी तरफ रिएक्शन माहौल की पीएच है। तो ये देखिए सबसे पहले जो है वो पेप्सिन एंजाइम की पीएच जो है वो 1.5 से लेकर 2 तक है, उसके बाद वो एंजाइम काम करना छोड़ देता है। इसी तरह अगर हम ट्रिप्सन की देखें तो उसकी 7 to 8 के दरमियान है और अगर उससे ज़्यादा पीएच हो जाएगी तो फिर काम करना छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आ जाता है सबस्ट्रेट की मिकदार, कि सबस्ट्रेट की मिकदार में इजाफा अगर कर दिया जाए तो फिर रिएक्शन की रफ्तार तेज़ हो जाएगी। सबस्ट्रेट की मिकदार एक हद से ज़्यादा होने पर एंजाइम्स की तमाम एक्टिव साइट्स पूरी हो जाती हैं। अब आपको पता है कि किसी भी एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट्स होती हैं, लेकिन अगर सबस्ट्रेट उन एक्टिव साइट्स से ज़्यादा मिकदार में आ जाएगा तो फिर जाहिर है कि सारी एक्टिव साइट्स जो हैं वो फिल हो जाएंगी और एंजाइम मज़ीद सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच नहीं कर सकेगा। तो इस हालत को एक्टिव साइट्स की सैचुरेशन कहते हैं। इस दौरान रिएक्शन की रफ्तार फिर मज़ीद नहीं बढ़ती बल्कि वहीं पर रुक जाती है। तो इसका भी नीचे ग्राफ आप देखें तो इसमें भी ये देखिए ग्राफ स्टार्ट में जो है जब तक उसकी
एंजाइम की एक्टिव साइट्स वेकेंट है या खाली थी तब तक रिएक्शन की रफ्तार बढ़ती गई। उसके बाद जब उसकी एक्टिव साइट्स फिल हो जाती हैं तो उसके बाद देखिए कि रिएक्शन की रफ्तार जो है वो ना बढ़ती है ना कम होती है, बल्कि एक ही लाइन में या एक ही जगह पर स्टेबल हो जाती है। ठीक है, इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अब बच्चों इस वीडियो का भी और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक हम देखेंगे, वो क्या है, एंजाइम की मुज़ाहमत या एंजाइम इनहिबिशन। तो कुछ मादे या कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को भी रोक देते हैं। ठीक है, तो वो मादे या वो केमिकल्स जो हैं वो एंजाइम इनहिबिटर्स या मुज़ाहम कहलाते हैं, और इस अमल को एंजाइम की रुकावट या मुज़ाहमत या इनहिबिशन कहा जाता है। तो ये बच्चों दो तरह की होती है, एक होते है कम्पिटिटिव इनहिबिशन और दूसरी होती है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। जो कम्पिटिटिव इनहिबिशन है उसको उर्दू में मुसाबकती मुज़ाहमत कहते हैं। तो एंजाइम्स के कुछ मुज़ाहम मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट से ममासलत रखते हैं, यानी सबस्ट्रेट की जैसे ही शक्ल मिलती जुलती शक्ल रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जाकर एक्टिव साइट से जुड़ जाते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं। जैसा कि ये अगर आप एनिमेटेड डायग्राम देखें तो उसमें ये एक एंजाइम आपको ब्लू कलर का दिखाया गया है, तो उसके ऊपर एक्टिव साइट है और ये ग्रीन कलर का जो है ये सबस्ट्रेट है। ये नॉर्मल आके उसके साथ ये देखिए पहले लग जाता है। उसके बाद जब इसके ऊपर इनहिबिटर आता है तो ये देखिए पर्पल कलर का ये उसकी एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाता है, और जिसकी वजह से सबस्ट्रेट उसके साथ नहीं जुड़ पाता। तो बच्चों इससे आपको समझ आ गई होगी। इसको दोबारा से ये फिर आप बार बार देखें कि किस तरह से सबस्ट्रेट आके जुड़ता है और किस तरह से इनहिबिटर उस सबस्ट्रेट को जुड़ने से रोक देता है, यानी उसकी जगह ले लेता है और उसको जुड़ने से रोक देता है। तो बच्चों इस तरह के इनहिबिटर्स की अगर हम मिसालें देखें तो एंटीबायोटिक्स वगैरह जो होती है वो मुसाबकती मुज़ाहम या कम्पिटिटिव इनहिबिशन का बायस बनती हैं। एंटीबायोटिक के मॉलिक्यूल बैक्टीरिया के एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ मुकाबला करते हैं, वो बैक्टीरिया के एंजाइम से जुड़ जाते हैं और इन्हें रोकते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आ जाता है गैर मुसाबकती मुज़ाहमत। तो ये जो मुज़ाहमत है इसमें जो इनहिबिटर हैं वो सबस्ट्रेट से मुमासलत तो नहीं रखते और ना ही उसकी एक्टिव साइट को के साथ जाके जुड़ते हैं, बल्कि ये एंजाइम के किसी दूसरे मुकाम पर जुड़ जाते हैं और इसकी वजह से एंजाइम की शक्ल ही चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से सबस्ट्रेट आके उसके साथ जुड़ ही नहीं सकता। तो इसके लिए भी ये हम एनिमेटेड डायग्राम देखते हैं। बच्चों इस वीडियो को भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए ऊपर ब्लू कलर की जो है वो एक्टिव साइट इसके अंदर मौजूद है। तो ये जो एंजाइम है इसके साथ आके ये रेड कलर का जो है वो नीचे इनहिबिटर लग जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम की शक्ल ही चेंज हो जाती है। ठीक है, जब उसकी शक्ल चेंज हो जाती है तो उसकी एक्टिव साइट उसकी भी शक्ल बिगड़ जाती है, लिहाजा उसके साथ सबस्ट्रेट आकर अटैच नहीं हो सकता। तो इस तरह के जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो एंजाइम की शक्ल ही चेंज कर देते हैं, उसकी एक्टिव साइट की शेप चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके साथ सबस्ट्रेट आके अटैच नहीं हो सकता। तो अगर इसकी हम एग्ज़ाम्पल्स देखें तो इसमें भारी धातें जैसे मरकरी वगैरह है, और कैंसर थेरेपी में इस्तेमाल होने वाली कुछ अद्वियात वगैरह जो हैं वो इसकी एग्ज़ाम्पल्स में शामिल हैं। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है और आज की वीडियो भी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।